हेलो, आई एम अमित राज। वेलकम टू एंजल्स स्कूल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 11th जेई मेगा टेस्ट का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखो, यहाँ पे बोला कि कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट होके T1 टाइम में T1 स्पीड गेन कर लेता है। मतलब इनिशियली वो उसका जो स्पीड था वो 0 था, T1 टाइम बाद स्पीड V1 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सलरेशन A इक्वल टू टी माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल स्पीड V1 है, इनिशियल स्पीड 0 था, तो V1 माइनस 0 मीन्स V1 ही हो गया अपॉन टाइम T1 बोला है ऐसा। अभी मुझे चाहिए T समय बाद पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। हम लोग पावर जानते हैं कि F डॉट V होता है। तो अब मुझे अगर पावर चाहिए T समय बाद, तो T समय बाद मुझे वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ से v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब u 0 था, इसलिए v इक्वल टू ए टी हो जाएगा। a का वैल्यू आ गया है v1 अपॉन T1 इंटू टी। ओके, अब पावर देखो, पावर जो निकालना है मुझे, यहाँ पे पावर को हम लोग बोलेंगे f इंटू वी। f को बोलेंगे m गुना a। m ए की जगह पे v1 अपॉन T1 जो पहले आ गया है, इंटू भी टी की जगह पे लिखेंगे v1 अपॉन T1 इंटू टी। तो यहाँ से देखोगे कि पावर इक्वल टू आया एम V1 स्क्वायर टी अपॉन T1 स्क्वायर। मतलब हम लोग बोलेंगे कि आंसर डी जो है करेक्ट है। सेकंड वाला पार्ट में देखो, देखो सेकंड वाले में क्या है कि किसी पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तीन अलग अलग रास्ते से ले जाते हैं। पाथ तीन अलग अलग दे रखा है। बोला कि वर्क डन का रिलेशन क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, गुरुत्वाकर्षण बल का। अभी हम लोग जानते हैं कि जो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे निर्भर नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग चाहे किसी भी रास्ते से जाए, पाथ ए से जाए या 2 से जाए या 3 से जाए, वर्क डन तीनों केस में सेम होगा, क्योंकि शुरू वाला बिंदु तीनों केस के लिए ए है और अंतिम वाला बी है। और वर्क डन जो होता है सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है कंजर्वेटिव फोर्स का। इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के साथ किसी पार्टिकल के लिए। मुझे बोला है कि वर्क डन क्या होगा पहले 6 सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू डेल के ई। W इक्वल टू डेल के ई मतलब हाफ एम फी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे वी और यू अगर मिल गया किसी तरह से तो वर्क डन मिल जाएगी। तो वी और यू के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन दे रखा है एक्स का टी के साथ, अगर हम लोग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो मुझे भी मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो रिलेशन दे रखा है टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। यहाँ से 3 को इधर लाएंगे तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस 3।
दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे फी चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2, और बाहर में आ जाता है डिफ्रेंशिएशन में, ऐसा हो जाएगा। अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग टी का वैल्यू 0 डाल देंगे, टी का वैल्यू 0 डालेंगे तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसमें टी का वैल्यू 0 डालोगे तो जो यू होगा हो जाएगा -6। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग टी का वैल्यू 6 डाल देंगे, क्योंकि जो कार्य निकालना, वर्क जो निकालना है पहले 6 सेकंड में बोला है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे 6 डाल दोगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा 6। अब जो वर्क था हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम 6 का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो वहां पे यू की जगह पे -6 रखेंगे, तो वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 0, क्योंकि यू स्क्वायर और वी स्क्वायर तो 36 ही होगा। यू और वी का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 ही है, स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। तो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर है, इसलिए वर्क डन जो आएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो इस पे क्या है कि किसी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है बल, वो बल दे रखा है 60, पार्टिकल बोला कि शुरू में रेस्ट पे था, मतलब यू 0, तो पहले 1 सेकंड में वर्क डन कितना होगा बताना है। तो फिर से W इक्वल टू डेल के ई, डेल के ई का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू तो यहाँ पे 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में था शुरू में, तो मतलब वर्क डन सिर्फ हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। एम 1 kg दिया हुआ है, मतलब अब किसी तरह से मुझे फी निकालना है, तो उस भी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फोर्स दे रखा है F इक्वल टू 60, तो पहले ए निकाल लेंगे जो होता है F अपॉन एम, एम का वैल्यू 1 kg, तो 60 में 1 से अगर भाग देंगे तो 60 ही रहेगा। अब अगर मुझे फी चाहिए तो वी के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मुझे फी देता है, इंटीग्रेट करोगे मतलब 60 को इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे तो 6 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, 6 टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से कट जाएगा मतलब 6 3 बार में ऐसा। अभी बोला था 1 सेकंड पे, पहले 1 सेकंड में कार्य निकालना है, मतलब मुझे टी का वैल्यू 1 डालना है, टी का वैल्यू 1 डालेंगे तो v का जो वैल्यू मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब जो वर्क निकालना है, वर्क हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यू की जगह पे 0 डालेंगे, v की जगह पे 3 डालेंगे, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4.5। अब नेक्स्ट दो, फिफ्थ वाला, यहाँ पे क्या बोला कि किसी एक बॉल को वर्टिकली फेंका जा रहा है बॉलिंग मशीन से, और बॉल जो है 20 मीटर हाइट तक जा रहा है मैक्सिमम। अगर मशीन जो है बॉल पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगाता है और बॉल थ्रो करने से पहले हॉरिजॉन्टल में 0.2 मीटर चलता है, तो जो बॉल मशीन पे फोर्स, सॉरी मशीन द्वारा जो बॉल पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स का वैल्यू बताना है। देखो कहानी क्या है कि जो मशीन है बॉल पे फोर्स लगा रहा है, मतलब कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है, उस वर्क के कारण ही वो बॉल जो है 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है। तो यहाँ बोलेंगे कि जो कार्य होगा बॉल का ग्रेविटेशनल के द्वारा, बॉल पे जो कार्य होगा ग्रेविटेशनल द्वारा, मतलब
या फिर दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन का जो कार्य है, मशीन के कार्य के कारण ही ये इतना एनर्जी गेन कर रहा है बॉल कि ये 20 मीटर ऊंचाई तक जा रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो मशीन जो बल लगा रहा है बॉल पे, एफ डिस्प्लेसमेंट जो चल रहा है 0.2 मीटर हॉरिजेंटल में, तो कार्य जो मशीन किया होगा बॉल पे इतना, इस कार्य के कारण ही बॉल जो है 20 मीटर ऊंचाई तक जा रहा है। मतलब तो ये जो कार्य जो है वो एनर्जी जो दे रहा है बॉल को mgh के बराबर, m यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बॉल का दिया हुआ है 0.15, g का वैल्यू 10 लेना है, h बोला है 20 मीटर, ऐसा। तो यहाँ से देखो F इक्वल टू बोलोगे फिर 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.2, ऐसा। तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट देखो, देखो क्या है कि इनिशियली किसी सरफेस पे एक बॉल जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोल कर रहा था, और एक डिफ्लेक्शन की वजह से बॉल का जो काइनेटिक एनर्जी है 5% हो जाता है फाइनली। तो फाइनल स्पीड क्या होगा वो बताना है। मतलब क्या है कि देखो बॉल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग ke1 ½ m u²। ओके, तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, u का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 100 जूल। मतलब शुरू का जो काइनेटिक एनर्जी था 100 जूल, बाद में क्या हो रहा है एक डिफ्लेक्शन की वजह से एक बाद का जो काइनेटिक एनर्जी है शुरू वाले का सिर्फ 5% हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि बाद का काइनेटिक एनर्जी 5% रह जाता है शुरू वाले का मतलब 100 जूल, 100 जूल का सिर्फ 5% है। मतलब बाद का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ 5 जूल रह जाता है। तो बाद का स्पीड क्या होगा बताना है। तो हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ½ m v² होता है। यहाँ पे m का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, एंड ऐसा। तो इसको सोल्व करोगे तो v² = 20 आ जाएगा, v = √20, और √20 का वैल्यू 4.47। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इसमें दिखा रखा है कि एक पार्टिकल जो इनिशियली पॉइंट ए पे था वो वहां से चलना स्टार्ट किया, स्लाइड होना, और पॉइंट बी पे आ गया। देखो पहले 10 मीटर की ऊंचाई पे था, बाद में जब बी पे आया तो 5 मीटर की ऊंचाई पे है। मतलब उसका ऊंचाई कितना घटा, 10 से 5 हो गया, 5 घटा। ऊंचाई घटने का मतलब कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घट रहा है। पोटेंशियल एनर्जी घटा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि अगर घर्षण फ्रिक्शन नहीं है तो टोटल जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। मतलब हर जगह टोटल एनर्जी समान ही होगा। मतलब एक एनर्जी घट रही है तो दूसरा बढ़ेगी। तो हम लोग बोलेंगे जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो घटा वो mgh
यहाँ पे एच क्या है, जो उसकी ऊंचाई घटी, ऊंचाई घटी हम लोग बोलेंगे 10 से 5 हो गया, मतलब 5 मीटर घटी। तो हम लोग बोलेंगे कि mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से 10 10 कट जाएगा, तो को इधर ले जाओगे तो वी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 100 हो जाएगा, इसलिए वी इक्वल टू अंडर रूट 100, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद वी का जो वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो, तो 8 वाले में क्या है कि दो पार्टिकल है ए और बी, जिनका मास 1 kg 2 kg दिया हुआ है। बोला कि ये मूव कर रहे हैं सेम लिनियर मोमेंटम, मतलब इनका वेगमान दोनों का समान है। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका रेशियो दे रखा है A/1। तो ए का वैल्यू पूछा है। देखो दोनों का वेगमान समान है, मतलब मोमेंटम समान है। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है P² अपॉन 2m। तो अगर एक के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो बोलेंगे कि P² अपॉन 2m। ए का मास लिखेंगे, P तो दोनों के लिए सेम है इसलिए P ही लिख दिया उसको। बी के लिए लिखना होगा, पार्टिकल बी के लिए, तो बोलेंगे P² अपॉन 2mb। इनका रेशियो दे रखा है, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो Ka/Kb। इधर डिवाइड करोगे तो P² कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा mb/ma। और बी का जो मास है 2 kg, ए का जो मास है 1 kg, मतलब रेशियो क्या है 2/1, और इसी को बोल रखा है A/1, मतलब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 2। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। देखो नाइन्थ में क्या है कि दो पार्टिकल दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है, और दोनों मूव कर रहे हैं इस बार इक्वल काइनेटिक एनर्जी से, मतलब दोनों का काइनेटिक एनर्जी समान है। तो बोला कि उनका लिनियर मोमेंटम का रेशियो n/2। तो n का वैल्यू क्या होगा, देखो तो हम लोग जानते हैं कि k इक्वल टू होता है P² अपॉन 2m। तो वहां से p का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2m k। तो अगर हम लोग पार्टिकल 1 के लिए मोमेंटम लिख रहे हैं तो यहाँ पे मास 1 का लिखेंगे, 1 का जो 4 ग्राम दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी 1 का लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए समान है, इसलिए हम लोग इसको के ही रहने देते हैं। 2 का अगर लिखना होगा मोमेंटम, तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला है अंडर रूट 2m के, वहाँ पे m में की जगह पे 2 का जो मास दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो वो 16 ग्राम दिया हुआ था। अब इनका रेशियो चाहिए, मतलब इन दोनों को डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड दे दोगे तो देखो दोनों साइड क्या है कि अंडर रूट 2 के दोनों में सेम है, वो तो कट जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट 4 ऊपर में और नीचे में अंडर रूट 16। तो इसको देखोगे तो 4 का तुम्हारा हो जाएगा 4/16 कट जाएगा 1/4 में, रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, इसी को बोल रखा था n/2, मतलब n की जगह पे क्या हो जाएगी 1। तो बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट देखो, इसमें बोला है किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है 20% इंक्रीज करता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी। देखो मोमेंटम में क्या है कि मास तो इंक्रीज नहीं करता है एक्चुअली, क्या इंक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। मोमेंटम 20% इंक्रीज करने का मतलब कि उसका वेलोसिटी जो है 20% इंक्रीज कर रहा है। मतलब ऐसा बोल दें कि शुरू वाला वेलोसिटी u था तो बाद वाला 20% बढ़ गया, मतलब u तो पहले से था उसमें 20% और ऐड हो गया, ऐसा। मतलब बाद वाला जो वेलोसिटी है, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.2 u, ऐसा। मतलब शुरू वाला u था तो बाद वाला हो गया 1.2 u। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम लोग, देखो शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी को अगर k1 बोल दे तो हाफ एम यू स्क्वायर लिखोगे, हाफ एम यू। बाद वाला काइनेटिक एनर्जी को q2 बोलोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, और v की जगह पे क्या डालेंगे 1.2 u, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.44 यू स्क्वायर। अब कितना बढ़ा, बढ़ा मतलब कि घटा देंगे हम लोग, तो इनको घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.44 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर। अभी मुझे कितना परसेंट बढ़ा था, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कितना बढ़ा भागे शुरू वाला वैल्यू इंटू 100। देखो तो ये जो बढ़ा वो आया 0.44 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर, शुरू वाला वैल्यू हाफ एम यू स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम लोग भाग देंगे इस जगह पे कितना बढ़ा वो निकालने के लिए, तो हाफ एम यू स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा सिर्फ 0.44 इंटू 100, ये हो जाएगा 44। तो हम लोग बोलेंगे कि 44% बढ़ेगा। 44% बढ़ने का मतलब हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में बोल रखा है कि एक लिफ्ट जो है 500 के का, जो नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और इसको जो केबल सपोर्ट कर रहा था वो अब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको ये अलाउ कर रहा है नीचे फॉल करने के लिए। तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा लिफ्ट का 6 मीटर डिस्टेंस नीचे आने के बाद। अभी यहाँ से देखो मतलब इनिशियल स्पीड जो लिफ्ट का शुरू में जो था वो 2 मीटर पर सेकंड था। अब क्या है कि ये नीचे जो आ रहा है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन भी है, मतलब अब ये स्लिप कर रहा था केबल के हेल्प से विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब 6 मीटर नीचे आएगा तो इसका स्पीड जो है मान लो फी हो जाएगा, जिसको हम लोग पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2 a s के हेल्प से निकाल लेंगे। और जब भी मिल जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यू जो है दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और ए बोल रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस दिया हुआ है 6 मीटर, तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2 a s। यहाँ से मुझे वी एस मिल जाएगी, मतलब तो वैल्यू डालते जाए इस वाले इक्वेशन में, यू की जगह पे 2 डालना है तो 4 हो जाएगा यू स्क्वायर, 2 a की जगह पे 2, एस की जगह पे 6। अभी देखो यहाँ से वी स्क्वायर जो हो गया 28 आ गया। ओके, अब जो मुझे अंतिम वाला काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो बोलेंगे हाफ एम
वी स्क्वायर। अच्छा, वी स्क्वायर की जगह पे 28 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7000 जूल। गुना करोगे तो 7000 जूल मतलब 7 किलो जूल। तो ऑप्शन ए बोलेंगे कि करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, दो पावर हैं जिनके, सॉरी, दो मोटर है जिनके पावर का रेशियो दे रखा है। ठीक है, एक जो मोटर है वो 300 केजी पानी 5 मिनट में 100 मीटर गहरे कुएं से ऊपर रेज करता है, और दूसरा जो है 50 केजी पानी 2 मिनट में। देखो, तो अगर पहले वाले का मोटर का मुझे पावर लिखना होगा, तो हम लोग बोलेंगे पावर जो होता है कार्य अपॉन समय, मतलब, और कार्य मतलब mgh। तो कितना, 300 केजी पानी 100 मीटर गहरे कुएं से ऊपर खींचता है। तो एम जी की जगह पे 10, एच की जगह पे मुझे लिखना है 100 मीटर अपॉन समय। समय इसका बोला गया है 5 मिनट में, तो सेकंड में बदल लेंगे, 5 × 60। यहाँ से देखोगे तो P1 का जो वैल्यू है 1000 आ जाएगा, क्योंकि ये 300 300 कट जाएगा, 1000 वाट। उसी तरह दूसरे वाले मोटर का अगर पावर लिखना होगा तो लिखेंगे फिर से वर्क डन अपॉन टाइम। और दूसरे वाले मोटर के लिए कार्य जो हो जाएगा वो क्या कर रहा है कि 50 केजी पानी को 2 मिनट में 100 मीटर गहरे कुएं से ऊपर खींच रहा है। तो यहाँ पे एम की जगह पे 50 लिखना है, जी की जगह पे 10 लिखना है, और एच की जगह पे तो 100 लिखना है। 2 मिनट, मतलब ऐसा 2/60। अभी यहाँ पे काटोगे तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 5/2, एक एक कट जाएगा, इंटू 1000। तो अगर जब इनका हम लोग रेशियो देखेंगे, P1/P2 करेंगे, तो रेशियो करोगे तो 1000 तो कट जाएगा, 12/5 हो जाएगा। और इसी रेशियो को 12/5 को उसने लिखा है 3√x डिवाइडेड बाई √x+1। ठीक है, मतलब इस चीज को उसने क्या लिखा है, उसने इस चीज को लिखा है 3√x √x+1। अभी देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो यहां से x का जो वैल्यू है वो 16 हो जाएगा। मतलब इसको सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x का वैल्यू 16 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आगे देखो, तो देखो 13 वाला में बोला है कि कोई पार्टिकल जो है किसी इनक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है। एक केस में फ्रिक्शन है, एक बार मतलब जब वो स्लाइड कर रहा था तो फ्रिक्शन है, दूसरे केस में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके,
तो उसने बोला है कि जब फ्रिक्शन था तो सपोज टाइम लग रहा है t1, जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, जब स्मूथ था तो टाइम लग रहा है t2। तो उसने बोला कि t1 जो है n टाइम्स है t2 का। ओके, मतलब ऐसा देखो, जब रफ था मतलब जब फ्रिक्शन था, तो अगर ये विडी बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स लगता है पहले वो देख लेते हैं। तो नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एन। तो नेट फोर्स हम लोग बोलेंगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 दिया हुआ है, तो साइन 45 या कॉस 45 समान ही होता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। तो अभी जो इसका एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो नेट फोर्स बोलोगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन है। बाई एम कर दोगे तो एम एम कट जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, मान लो कि ये जो इंक्लाइंड है ऊपर से नीचे, इसकी जो दूरी है एस है, तो जो टाइम लगेगा वो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेते। यू तो जीरो से शुरू में रेस्ट पे था, स्लाइड करना स्टार्ट किया, नीचे आने लगा, मतलब शुरू वाला जो स्पीड था वो जीरो था। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी वन स्क्वायर, यहाँ से टी वन का जो वैल्यू होगा 2s अपॉन ए वन। अभी यहाँ पे ए वन की जगह पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा लिख देंगे। तो जो टी वन होगा 2s जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अभी देखो, साइन 45 कोस 45 बराबर ही होता है, तो जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45, यहाँ पे से हम लोग जी साइन 45 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 सेम ही होता है, तो ऐसा कर देते हैं। अंदर में जो बच जाएगा 1 माइनस म्यू, ये तुम्हारा टाइम हो गया जब फ्रिक्शन था तब। जब फ्रिक्शन नहीं होता, जब स्मूथ था, तो सिर्फ जो फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा तुम्हारा जी साइन थीटा। तो उस केस में जो समय लगेगा उसको हम लोग टी टू बोल दे, तो टी टू को हम लोग ऐसा निकालेंगे, बोलेंगे फिर से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो, तो हाफ ऐसा, हाफ ए टू टी टू स्क्वायर। ए टू क्या है, जब फ्रिक्शन नहीं था तब का एक्सेलरेशन, और टी टू है तब फ्रिक्शन नहीं होगा तब जो टाइम लगेगा उसको आने में। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे टी टू इजक्वल टू 2s अपॉन ए टू, और ए टू का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा जी साइन थीटा, मतलब जी साइन 45। ओके, अब देखो, तो टी वन टी टू मिल गया मुझे। तो उसने क्या बोला था कि जो टी वन जो है एन गुना है टी टू का, टी वन इजक्वल टू एन टाइम्स टी टू। ओके, तो टी वन का जो वैल्यू आया था वो आया था यहाँ पे 2s टी साइन 45 1 माइनस म्यू, ये जो है एन गुना है टी टू का, टी टू का वैल्यू ए आया। अभी देखो, ये दोनों साइड से हम लोग काट सकते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 1 बाई 1 माइनस म्यू, उधर बच जाएगा एन स्क्वायर।
तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा इक्वल टू एन स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब, यहाँ से बोलेंगे कि 1/n² इक्वल टू 1 - म्यू, इसलिए म्यू इक्वल टू 1 - n², मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो तो यहाँ पे बोला है कि 2 kg का पार्टिकल जो एक रफ इंक्लाइन पे रखा हुआ है, म्यूएस का वैल्यू उस इंक्लाइन प्लेन के लिए दिया हुआ है 0.7। तो बोला कि इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो बताना है। ओके, तो हम लोग एफबीटी बनाएंगे ऐसा। देखो नीचे की तरफ mg sin θ, mg sin θ यहाँ पे हो जाएगा, m का वैल्यू 2 दिया हुआ है, g का वैल्यू ऑप्शन के अंदर हम लोग 9.8 लेंगे। mg sin θ, sin θ मतलब sin 30 हाफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जो होगा म्यू एम जी, नहीं देखो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जो अभी मुझे निकालना है एक्चुअली क्या होगा, तो अभी नहीं पता कि लिमिटिंग लगेगी, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या उससे कम लगेगा, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। देखो इसको रेस्ट पे रोकने के लिए जो अब ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू होना चाहिए था mg sin θ के बराबर, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता क्या है कि रिलेटिव मोशन ना हो, वो रेस्ट पे रोकना चाहेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ f, नीचे की तरफ mg sin θ। तो अगर रेस्ट पे इसको रोकना है तो रखना है तो हम लोग बोलेंगे f इक्वल टू mg sin θ, यहाँ से mg sin θ या 2 कट जाएगा, f का वैल्यू 9.8। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा क्या फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। उससे कम है तब तो चलेगा, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर गलत आ रहा है। तो चेक करेंगे, मतलब पहले हम लोग अब क्या करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे जो होता है म्यू एन, एन हो जाएगा यहाँ पे एम टी कॉस थीटा, थीटा 30 डिग्री है, कॉस 30 इतना होता है। अब ये देखो यहाँ से एफ एल का जो वैल्यू है अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 9.8 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो मेरा फिक्सन 9.8 आया था उससे ज़्यादा है, तो सही है, लिमिटेड फ्रिक्शन को ज़्यादा होना ही चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो 9.8 लगेगा, क्योंकि 9.8 लगने में ही वो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है कि एक पार्टिकल दे रखा है, बोल रहा है कि उस पर फ्री बॉडी मतलब वो दे रखा है, उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो दे रखा है
तुम्हें म्यू एस का वैल्यू निकालना है। देखो उसने क्या बोला है कि किसी पार्टिकल पे अगर 2 न्यूटन नीचे की तरफ बल लगाए, मैक्सिमम महत्तम, तब तक ये रेस्ट में रह सकता है। कभी सोचो कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, एक 2 न्यूटन हम लोग बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स लगा रखे हैं, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये जो 2 न्यूटन था वो महत्तम मैक्सिमम फोर्स बोला था कि मैक्सिमम फोर्स अगर इतना लगाएंगे नीचे की तरफ तो रेस्ट में रहेगा। तो मतलब ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये अभी मैक्सिमम लगेगा रोकने के लिए, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, अभी देखो कहानी क्या है कि ये रेस्ट में है, मतलब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स सेम होना चाहिए। तो नीचे वाला फोर्स हो जाएगा 2 + mg sin थीटा, ऊपर वाला फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक ए इक्वेशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दे रहेगा कि ऊपर की तरफ मैक्सिमम फोर्स अगर हम लोग 10 लगाए तो भी ये रेस्ट में रहेगा। तो उस केस में अगर एबीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लगा रहे हैं, नीचे की तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा। और अब फोर्स ऊपर लगाओगे तो ये ऊपर जाना चाहेगा, इसलिए इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा फिर से रेस्ट में लग सकता है मैक्सिमम 10 न्यूटन पे। मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स अभी भी समान है। मतलब एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 10। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 - mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, तो दो इक्वेशन बने। एक इक्वेशन वन जो 2 + mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, और एक बना 10 - mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। इन दोनों इक्वेशन का जो राइट वाला पार्ट है वो देखो वो म्यू एम जी कॉस थीटा है। राइट वाला पार्ट दोनों का इक्वल है, इसलिए लेफ्ट वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। मतलब 2 + mg sin थीटा इज इक्वल टू 10 - mg sin थीटा। दोनों का जो बाएं तरफ जो है एलएचएस वाला पार्ट वो भी इक्वल होना चाहिए। तो मतलब हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट कि 2 + mg sin थीटा और 10 - mg sin थीटा ये बराबर होना चाहिए। इनको बराबर कर दोगे तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको बराबर करोगे तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा, और एम जी साइन थीटा का वैल्यू 4 किसी एक में ऊपर वाले ही में डाल दें हम लोग, तो म्यू एम जी कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 6। मतलब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से मुझे क्या मिला, एम जी साइन थीटा का वैल्यू 4 और म्यू एम जी कॉस थीटा का वैल्यू 6। कॉस थीटा इज इक्वल टू 6, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इनको भाग दे दो, भाग दोगे तो एम जी कट जाएगा, इधर बचेगा म्यू कॉस भागा साइन, मतलब कॉट, कॉट थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, मतलब कॉट 30, और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। इधर हो जाएगा 6/4। 6/4 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 3/2। ये √3 से 3 जो है √3 टाइम्स में कट जाएगा। ये ऐसे काट देंगे हम लोग √3 बार में, इसलिए म्यू का जो वैल्यू होगा √3/2। √3/2 का मतलब हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट में क्या है कि बोल रखा है कि एक पार्टिकल जो शुरू में रेस्ट पे था उसको एक जिस सरफेस पे रखा हुआ है और रफ है, वहां पे जो म्यू का वैल्यू है 1/√3 है। अब बोला कि इसको मूव करवाने के लिए सबसे कम कितना फोर्स हम लोग लगा सकते हैं, कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये पार्टिकल मूव करने लगे। देखो कहने क्या है कि ऐसा है, मान लो किसी पार्टिकल पे ऐसे हम लोग फोर्स लगाए एफ, मान लो थीटा एंगल पे। अभी एफ का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो हॉरिजेंटल में एफ कॉस थीटा, एक वर्टिकल में ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। मतलब इसका ये बीडी बनाओगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, एम जी नीचे, एक तो नॉर्मल फोर्स एन ऊपर, एक एफ का जो कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा ऊपर, एक इस डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा। अभी क्या है कि ये आगे मूव करना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। और इसको मूव करवाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये इसको आगे बढ़ाना है तो फ्रिक्शन रोकने के लिए मैक्सिमम लगेगा, मतलब कितना लिमिटिंग लगेगा, मतलब कितना म्यू एन लगेगा। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एन। अभी देखो तो कम से कम जो एफ कॉस थीटा है होरिजेंटल एक्स दिशा वाला फोर्स, उसका वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन से कम हो जाएगा तब तो फ्रिक्शन आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका वैल्यू कम से कम फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, मतलब एफ कॉस थीटा जो है म्यू एन के बराबर होना चाहिए। और वाई डायरेक्शन में देखोगे एन प्लस एफ साइन थीटा इजक्वल टू एम जी होना चाहिए। यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं अब, एफ कॉस थीटा मिनिमम म्यू एन के बराबर, कम से कम फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, म्यू एन। एन को लिखेंगे हम लोग एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ऐसा। तो यहाँ से देखो एफ कॉस थीटा, दाएं साइड में म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, और एफ साइन म्यू एफ साइन थीटा को इधर लाएंगे तो उधर उस साइड माइनस में है, इधर आने के बाद वो प्लस में हो जाएगा, म्यू एम जी। तो यहाँ से एफ का जो वैल्यू है होगा म्यू एम जी भाग कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा। ओके। अब कहानी देखो, यहाँ से मुझे पूछा था कि म्यू का मिनिमम वैल्यू बताओ, हम लोग सॉरी एफ का मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम के लिए हम लोग जो नीचे है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो जितना ज्यादा होगा रिजल्ट उतना कम होगा। तो अगर हम फोर्स मिनिमम चाहते हैं तो नीचे जो है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, और cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है √1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये महत्तम होगा तो एफ मिनिमम होगा, और cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, महत्तम वैल्यू, √1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसा। मतलब इसको ऐसा बोलेंगे कि √1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि मैथ वाले बच्चे को पता होगा कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा,
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू म्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। इसलिए अगर हमको मिनिमम फोर्स चाहिए तो हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू तुम लोग डाल दोगे जो क्वेश्चन में दिया 1/√3, तो आंसर मिल जाएगा और तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा सी। नेक्स्ट देखो, इसमें बोला कि एक 10 kg का पार्टिकल स्लाइड करना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, शुरू वाला वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड, म्यू का वैल्यू दे रखा है, बोला कितने डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल जो है रुक जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है, इनिशियल दिया हुआ है 9.8। अभी कहानी देखो क्या है कि जैसे ही ये आगे बढ़ रहा था फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, फ्रिक्शन रोकने के लिए मैक्सिमम लगेगा कितना, मतलब म्यू एन, मतलब म्यू एम जी, इसलिए एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब माइनस म्यू जी। ओके, तो जी का वैल्यू 9.8 लेना है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो हो जाएगा -4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये ए का वैल्यू आ गया, मुझे एस निकालना है, तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजक्वल टू 2as। वी के जगह पे 0, क्योंकि अंतिम में उसको रुक पूछा कितने डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएगा, मतलब वी 0 हो जाना चाहिए। यू दिया हुआ है 9.8, ए का वैल्यू आ गया -4.9, तो सबका वैल्यू डाल दोगे तो आंसर जो आएगा इसका वो हो जाएगा 9.8। तो हम लोग बोलेंगे बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट में बोला है कि कोई पार्टिकल जो है एम मास का इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करता है एक्सेलरेशन g/4, तो म्यू के का वैल्यू क्या होगा। देखो स्लाइड कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो एबीटी बनाएंगे तो बोलेंगे नीचे तो एम जी साइन थीटा, फोर्स जो लगेगा, फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा, और ऊपर लगेगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब म्यू एन, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, अभी यहाँ पे नेट फोर्सेस में हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो एक्सलरेशन जो होगा एफ नेट बाई एम, मतलब एम से भाग दे देंगे, एम से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पे ए का वैल्यू बोल रखा था, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो g/4 है, मतलब ए की जगह पे हम लोग g/4 डाल देंगे। थीटा जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री डाल देंगे, ए की जगह पे g/4, थीटा के जगह पे 30 डिग्री, तो म्यू का वैल्यू मिल जाएगा तुमको। तो 12 करोगे तो म्यू का वैल्यू आएगा 1/2√3। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है इसमें।
चलो 19 वाला देखो, यहाँ बोला है, किसी पार्टिकल को ए फोर्स लगा के ऐसे खींचा जा रहा है, बोला कि एफ का वैल्यू बताओ, एफ के किस वैल्यू के लिए पार्टिकल जो है स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगा, मतलब चलना स्टार्ट कर। अभी देखो ए बी डी इसका बनाओगे तो एफ का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल में आएगा एफ कॉस 30, एक तो ऊपर की तरफ आएगा एफ साइन 30, नीचे की तरफ एम ची आएगा, एम 10 दिया हुआ तो एम जी 100 हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल होगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा। देखो अब ये जस्ट चलने वाला है, चलने वाला है मतलब कि एफ कॉस थीटा का जो वैल्यू है, मतलब जो दाएं तरफ वाला जो फोर्स है वो बाएं तरफ के बराबर होना चाहिए, लेफ्ट साइड वाले फोर्स, मतलब एफ कॉस थीटा का वैल्यू एफ एल के बराबर, मतलब एम म्यू एन के बराबर, मतलब बोलेंगे एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एन, कम से कम एफ कॉस थीटा का वैल्यू इतना होगा तब ये चलना स्टार्ट करेगा। अभी देखो यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, एन का वैल्यू बोलेंगे हम लोग 100 माइनस एफ साइन थीटा, 100 माइनस एफ साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू 100 माइनस एफ साइन थीटा। अब इस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डालना है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, म्यू का और थीटा का वैल्यू डाल दोगे तो एफ का वैल्यू मिल जाएगा, और एफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25.2, मतलब हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है कि बोला है कि एक कार जो है ओरिजेंटल रोड पे 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है, बोला ब्रेक लगाने के बाद मतलब कितना दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी कितना चलने के बाद कार रुक जाएगा। अभी देखो क्या है कि इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दोगे 5/18 से गुना करके तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यू था इनिशियल स्पीड। फाइनली इसको रोक देना है, मतलब v का वैल्यू 0। देखो होता क्या कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब पीछे दिशा में लगेगा। अब अगर कार आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो जो एक्सलरेशन आता है वो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आता है। एक्सलेशन एक्चुअली माइनस में हम लोग बोलेंगे क्योंकि कार आगे जा रहा होता है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता है, तो माइनस, और ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय माइनस, तो फोर्स तो म्यू एन मतलब म्यू एम ची, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस म्यू ची, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, जी का वैल्यू 10, तो ए का जो वैल्यू आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यू मालूम है, ही मालूम है, ए मालूम है, एस निकालना है, तो यूज करेंगे फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यू की जगह पे 20, वी की जगह पे 0, एक जगह पे -5, तो तुम्हें यहाँ से एस आ जाएगा, वो होगा 40 मीटर। नेक्स्ट देखो, देखो 21 बोला कि ट्रक पे 1 kg का एक पार्टिकल ब्लॉक रखा हुआ है, ट्रक जो है
आगे की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा। अभी देखो कहानी क्या होता है इसमें कि ऐसा मान लिया है मेरा ट्रक है, तो आगे जा रहा है ऐसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यहाँ पे 1 kg का एक पदार्थ रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक पे क्या होगा कि सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ट्रक आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, सूडो फोर्स को पी से अगर डिनोट करे तो एम गुना ए, M1 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 5 है तो 5 न्यूटन। अभी देखो क्या होगा कि ये ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा सूडो फोर्स की वजह से, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को आगे की तरफ, मतलब इधर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऐसे F। तो यही है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो बताना है। देखो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग महत्तम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो पहले चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो वो होता है म्यू एन, म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, एन का वैल्यू होगा m6 न्यूटन। देखो मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है 6 न्यूटन, जबकि इसको रोकने के लिए मुझे जरूरत कितना है 5 न्यूटन की, क्योंकि इस पे सूडो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का लेफ्ट, ये 5 की वजह से ही पीछे जाना चाहता। तो फ्रिक्शन अगर 5 का लग जाए तो इसको रोक देगा, तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा अभी वो 5 न्यूटन हम लोग बोलेंगे, मतलब ये चलेगा नहीं, ट्रक के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन इसको रोक देगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में बोला है कि किसी कार पे एक पार्टिकल रखा हुआ है और कार के सरफेस और पार्टिकल ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.15। तो बोला कि कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कि वो पार्टिकल कार के रिलेटिव में हमेशा रुका रहे, मतलब कार के रिस्पेक्ट में सापेक्ष में वो न चले। अभी देखो कहानी क्या है फिर से, कि एक कार है, ऐसा कार मान लो आगे जा रहा है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे सरफेस पे, तो इस पे सूडो फोर्स लगता है पीछे की ओर, सूडो फोर्स हो जाता MA। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। देखो अब अगर ये बॉडी, ये पार्टिकल जो रखा हुआ है कार के अंदर, इसको मूव नहीं करवाना है कार के रिस्पेक्ट में, मतलब लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला इक्वल होना चाहिए, मतलब MA=F होना चाहिए। तो A=, हो जाएगा F/M। अगर A का मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो F का मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, और F का मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू mg होता है, म्यू n होता है, n का वैल्यू यहाँ पे mg होगा, m कट जाएगा मतलब म्यू ची, म्यू का वैल्यू 0.15, जी का वैल्यू 10, तो हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि बोला कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, किसी इनक्लाइंड जो 45 डिग्री का इंक्लाइनेशन है उस पर स्लाइड करता है, और बोलता है कि ए फ्रिक्शन के अब्सेंस में, जब फ्रिक्शन नहीं होती है
तो मान लो T1 टाइम ले रहा है, फ्रिक्शन नहीं है तो T1 टाइम ले रहा है, फ्रिक्शन है तो T2 टाइम ले रहा है। मतलब ऐसा है कि मान लो फ्रिक्शन absent है, फ्रिक्शन absent है तो टाइम T1 लग रहा है, फ्रिक्शन absent है तो मैंने बोला कि फोर्स का जो डाउन द इंक्लाइन होगा सिर्फ mg sin थीटा, फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा g sin थीटा। तो ए सग मतलब ऊपर से नीचे आने में अगर मान लो इसको डिस्टेंस एस चलना पड़ा तो टाइम जो लगेगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर से। हाफ ए का वैल्यू हम लोग बोलेंगे इस केस में जी साइन थीटा हाफ जी टी एस, हाफ है टी स्क्वायर, ओके हाफ है टी स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 दिया हुआ है तो इसलिए T1 का वैल्यू जो आएगा 2s अंडर रूट अपन जी साइन ऐसा। दूसरे केस में जब फ्रिक्शन था तो मान लो T2 समय लगेगा, जब फ्रिक्शन था तो होगा क्या कि ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा ऐसा, म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा। उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन उस केस में बोलोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि उस केस में नेट फोर्स जो होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, घट जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे, एम एम कट जाएगा तो ये जो आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अभी देखो थीटा का वैल्यू 45 है तो साइन 45 कोस 45 बराबर ही होगा, कोस थीटा की जगह पे भी साइन थीटा ही लिख सकते हैं, दोनों चीज बराबर ही है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा 1 माइनस म्यू ऐसा। अब कितना टाइम लगा होगा ऊपर से नीचे आने में फ्रिक्शन जब था तो फिर से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, एक की जगह पे इस बार A2 डालेंगे तो यहाँ से जो टाइम लगेगा वो आएगा 2s डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस म्यू अंडर रूट, ओके ऐसा। तो अभी बोला है कि जो फ्रिक्शन के रह जो था, फ्रिक्शन जो था और जब आया ऊपर से नीचे तो जो टाइम लगा वो T2, फ्रिक्शन नहीं था तो टाइम जो लगा वो T1। उसने बोला T2 जो है T1 का दुगना है, T2 जो है T1 का दुगना है। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे बोला कि T2 जो है T1 का दुगना है, तो T2 का जो आया था वैल्यू 2s टी साइन थीटा 1 माइनस म्यू, 2 टाइम्स हो जाएगा T1 का जो वैल्यू आया 2s टी। अभी देखो ये दोनों साइड से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 1 माइनस इक्वल टू 2, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो 1 माइनस 1 बाई म्यू इक्वल टू 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस म्यू, इसलिए म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/4, और 1 - 1/4 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 0.75। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, देखो बोला एफ का मैक्सिमम वैल्यू बताना है दिए हुए फिगर में ताकि वो पार्टिकल जो है मूव ना करे। तो यहाँ पे एबीडी बनाएंगे, हम लोग एबीडी बनाएंगे तो बोलेंगे कि एफ का एक कंपोनेंट जो आएगा राइट की तरफ आएगा वो होगा एफ कॉस 60, एक तो एम जी नीचे की तरफ लगेगी तो m√3 दिया हुआ है n2 जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, ओके। और एफ का एक कंपोनेंट
वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा नीचे की तरफ, वो होगा एफ साइन 60। तो देखो यहाँ पे फोर्स का जो कंपोनेंट आया राइट की तरफ आया, तो ये पार्टिकल राइट की तरफ बढ़ना चाहता। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे म्यू, म्यू एन। ओके, अब यहाँ से देखो वाई डायरेक्शन में अगर देखोगे तो वाई डायरेक्शन में वर्टिकल एन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और बाकी एफ साइन थीटा और √3g नीचे लग रहा है। मतलब एन इक्वल टू बोलेंगे mg प्लस एफ साइन 60। और अगर होरिजेंटल की बात करें तो होरिजेंटल में बोलेंगे कि एफ कॉस 60 राइट की ओर, म्यू एन लेफ्ट की ओर। तो मूव न करवाने के लिए राइट और लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो बोलेंगे एफ कॉस 60 इक्वल टू म्यू। तो म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन की जगह पे लिख दोगे mg प्लस एफ साइन 60। तो यहाँ से फिर एफ का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें। मतलब एक इक्वेशन आया एफ कॉस 60 इक्वल टू म्यू इनटू mg प्लस एफ साइन 60। तो म्यू दिया हुआ है, बच गया क्या एफ। तो उस सबका वैल्यू डाल दोगे तो एफ मिल जाएगा, और एफ का जो वैल्यू आएगा इसमें वो तुम्हारा आएगा 20 न्यूटन। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, तो 25 में बोला है कि एक पार्टिकल जिसपे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, इनिशियली रेस्ट में था, फाइनली उसका वेलोसिटी 30 हो जाता है। मतलब v इक्वल टू 30 दिया हुआ है, u इक्वल टू 0 था, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था वो 6 न्यूटन, मास जो है 1 kg, इसलिए उसका एक्सेलरेशन जो आएगा एफ अपॉन एम 6 आएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला कि उस पर कितने समय तक फोर्स लगा होगा, मतलब टी निकाला एक्चुअली तुम्हें। तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 कर दोगे, v इक्वल टू यू प्लस 80। यू का वैल्यू 0 है, ए 6 आया, v 30, तो यहाँ से टी का वैल्यू 5 सेकेंड हो जाएगा।